हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि ये जो बजट है, इस बजट को गवर्नमेंट पास कैसे करती है और क्या क्या स्टेजेज हैं, उस स्टेजेस को हम लोग देखेंगे। ये आपका नया पार्लियामेंट बन के तैयार हो चुका है और इसको सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम को कंसर्न में रख के और क्या क्या लीगल प्रोसीजर है, स्टेजेस हैं, उस स्टेजेस को हम लोग कवर करेंगे। तो यहाँ पे 6 जो स्टेजेस हैं प्रोमिनेंट बजट पास करने के, वो हम देखेंगे। और चलिए इसको जानते हैं स्टेप बाय स्टेप कि ये कैसे होता है। तो पहला जो है जिसका नाम है वो है प्रेजेंटेशन ऑफ द बजट। तो बजट जो प्रेजेंट होता है वह क्या होता है? प्रेजेंटेशन ऑफ द बजट, जो पहले में माना जाता है। अब बात आती है कि बजट कहाँ पेश किया जाता है। तो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं, लोकसभा में ही पेश किया जाता है। किसके द्वारा? फिनांस मिनिस्टर के द्वारा। यहाँ पे फिनमिन ही बजट पेश करते हैं। बजट पेश करने का एक पार्ट में भी हो सकता है, 2 पार्ट में भी हो सकता है और 3 पार्ट में भी बजट पेश हो सकता है। यानी 1-2 से भी अधिक पार्ट में भी बजट को तोड़ के पेश करा जा सकता है। देयर शैल बी नो डिस्कशन ऑन बजट ऑन द डे। जिस दिन बजट पास हुआ उस दिन बजट पे डिस्कशन नहीं होगी। यह केवल हाउस में प्रेजेंट होता है। यानी प्रेजेंट करते हैं जब बजट, तो हाउस में बस इसको प्रेजेंट कर दिया गया, लेकिन यहाँ पे ये डिस्कशन बिल्कुल नहीं हो सकती। अगर आपको यूपीएससी क्वेश्चंस बनाएगा तो आपको ये जरूर इस प्रकार से देगा कि पहले दिन डिस्कशन हो सकती है। तो आपको ध्यान में रहना चाहिए वो स्टेटमेंट गलत है। ऐसे करके क्वेश्चंस बनते हैं। आफ्टर एंड ऑफ द लोकसभा स्पीच, जब लोकसभा स्पीच फिनमिन देते हैं या देती हैं, तो ऐसे में उनको क्या होता है कि यह इट इज़ प्रेजेंटेड टू द राज्यसभा। यह राज्यसभा में प्रेजेंट करा जाता है। किसके बाद? जब लोकसभा में कहानी खत्म हो जाती है तो राज्यसभा में पेश किया जाता है। और राज्यसभा के पास क्या पावर होता है? विच हैज़ पावर टू ओनली डिस्कस इट। यह इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं कर सकता। ये कई बार क्वेश्चन यूपीएससी ने इससे किए हुए हैं। इट हैज़ नो पावर टू वोट ऑन द डिमांड फॉर ग्रांट। डिमांड फॉर ग्रांट के लिए राज्यसभा में कोई पावर नहीं दी गई है। यानी ये सीधे देख सकते हैं कि क्या क्या बजट में लिखा है, क्या बजट में स्कीम्स है, क्या बजट में हुआ है। ये रिकमेंडेशन दे सकते हैं, लेकिन ये इसको अमेंड नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। ये परिपूर्ण रूप से आप जान लीजिए। और डिमांड फॉर ग्रांट के लिए वोट भी नहीं कर सकते। ये इनकी लिमिटेशंस है। राज्यसभा और लोकसभा की अलग अलग लिमिटेशंस हैं। ऐसे में जो लिमिटेशंस है वो एक दूसरे को ये नहीं इंगित करते कि यह इससे कम पावर है, ये इससे अधिक पावर है। ये बिल्कुल भी नहीं करते। ये आप अपने दिमाग में रख लीजिए। बजट डॉक्यूमेंट क्या क्या रखता है अपने अंदर? तो बजट डॉक्यूमेंट सबसे पहले स्पीच रखता है, फिनेंशियल स्टेटमेंट इसको बोला जाता है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये जो बजट वर्ड आप लोग देखे होंगे, कॉन्स्टिट्यूशंस में इस प्रकार के नाम नहीं पेश किए गए हैं। संविधान के अंदर कैसे नाम रखे गए हैं? एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट, उसका नाम क्या है? एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट रखा गया है। बजट नाम मेंशन नहीं करा गया कॉन्स्टिट्यूशंस में। अब यहाँ पे एक फिनेंशियल स्टेटमेंट रहेगा, डिमांड फॉर ग्रांट्स रहेगा, अप्रोप्रिएशन बिल होगी, फिनांस होगी, फिर बिल होगी। स्टेटमेंट इज मैंडेटेड अंडर FRBM एक्ट, फिजिकल रिस्पॉन्सिबल बजट मैनेजमेंट एक्ट, FRBM एक्ट ये जो आया था, इसके अंदर सारी चीज़ें डालेंगी। क्या क्या? माइक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, फिजिकल पॉलिसी स्ट्रेटजी स्टेटमेंट, और ये मीडियम टर्म की फिजिकल पॉलिसी स्टेटमेंट, ये इसमें सारी चीज़ रहती हैं। ऐसे में सारी चीज़ों को लेके इसको क्या बोला जाता है? बजट डॉक्यूमेंट के रूप में बोला जाता है, जो इसमें डाली जाती हैं। एक्सपेंडिचर बजट, रिसीट बजट, एक्सपेंडिचर प्रोफाइल, मेमोरेंडम, एक्सप्लेनिंग द प्रोविजन इन द फिनांस बिल, ये सारे क्या करते हैं? फिनांस बिल के प्रोविजन को एक्सप्लेन करते हैं। और बजट ये जो है एट ए ग्लांस यहाँ पे निकल के आता है कि ये बजट अब लोकसभा में पेश किया गया है। अब हम लोग देखेंगे कि ये दूसरी जो स्टेजेज हैं उसमें क्या है। तो दूसरे जो स्टेजेज हैं यहाँ पे सिंपल क्या है
यहाँ पे जनरल डिस्कशन होती है। पहले में मैंने बताया कि बजट की डिटेलिंग प्रेजेंट कर दी जाती है, तो वहीं दूसरे पे मैं बता रहा हूँ कि ये जो बजट की डिस्कशन है ये यहाँ पे डाल दी जाती है। कैसे? यहाँ पे देखेंगे, डिस्कशन स्टार्टेड जस्ट आफ्टर द प्रेजेंटेशंस। ये दूसरे स्टेज का बात हो गया। पहला स्टेज में प्रेजेंट किए, दूसरे में जनरल डिस्कशन कर रहे हैं। तो यह कितने दिनों में? इट टेक्स प्लेस इन बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। यह दोनों पार्लियामेंट के राज्यसभा और लोकसभा दोनों में ये डिस्कशन होता है। और कितने दिनों तक खत्म होता है? लगभग 3 से 4 दिनों तक ये चीज़ें खत्म हो जाती हैं, चलती हैं। ये याद रखिएगा, 3 से 4 दिनों तक चलती हैं और ख़त्म हो जाती हैं। इस स्टेज के अंदर लोकसभा क्या करता है? डिस्कस करता है बजट को, और बजट को पूरी तरह डिस्कस कर सकता है या किसी क्वेश्चंस को पकड़ के डिस्कस कर सकता है। और इसमें नो कट मोशंस इन्वॉल्व होते हैं। इस प्रिंसिपल में क्या होते हैं? एनी क्वेश्चंस ऑफ द प्रिंसिपल इन्वॉल्व, बट नो कट मोशन कैन बी मूव्ड नॉर काइंड ऑफ बजट बी सबमिटेड टू द वोट ऑफ द हाउस। व्हाट डज इट मीन्स? इसका मतलब ये हुआ कि नो कट मोशन कैन बी मूव्ड नॉर काइंड ऑफ बजट बी सबमिटेड टू द वोट ऑफ द हाउस। यहाँ पे नो कट मोशन पास नहीं किया जा सकता, और ना ही नॉर बजट जो है सबमिट किया जा सकता है। किसके लिए? वोट ऑफ द हाउस के लिए। हाउस के लिए, वोट ऑफ द हाउस के लिए एक अलग स्टेज बनेगी, उस पे एक अलग स्टेज में ये चीज़ें होती हैं जो यहाँ पे आपको मेंशन है। तो फिनांस मिनिस्टर के पास राइट होता है क्या? कि वह रिप्लाई करें और एंड ऑफ द डिस्कशंस में ये रिप्लाई करें जो क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। ये सिंपल जनरल डिस्कशन इसको बोला गया। ये जनरल डिस्कशन के ये स्टेजेस हैं। तो ये चीज़ें हैं। अब एक चीज़ आती है, ये मेरा चैनल है और इस चैनल पे आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि जो मैं वीडियोज़ अपलोड करता हूँ आपको आसानी से मिल सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे और दिखाते हैं आपको। ये यहाँ पे देखिए, ये तीसरा स्टेज है। ये तीसरा स्टेज स्क्रूटनी बाय डिपार्टमेंटल कमेटी के द्वारा होती है। डिपार्टमेंटल कमेटी बनती है और इस कमेटी को स्क्रूटनी करती है, इंक्वायर करती है, जांच करती है कि क्या क्या इसमें चीज़ें हैं, क्या क्या तथ्य इसमें डाले गए हैं। वो हम लोग जल्दी से देखेंगे यहाँ पे कि क्या चीज़ें वो डालती हैं। तो आफ्टर जनरल डिस्कशन, जो कि मैं पहले बताया, उसके बाद क्या करती हैं? यह हाउस को एडजर्न करती हैं। आफ्टर जनरल डिस्कशन हाउस एडजर्न 3 से 4 वीक के लिए, ध्यान रहे यहाँ पे 3 से 4 वीक के लिए यहाँ पे ये जनरल डिस्कशंस एडजर्न कर देती हैं आफ्टर जनरल डिस्कशंस। तो ड्यूरिंग दिस पीरियड 24 डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट ये एग्जामिन करती हैं, देखती हैं और डिस्कस करती हैं डिटेल में कि डिमांड फॉर ग्रांट जो डाली गई हैं हर मिनिस्ट्री के द्वारा वह किस हद तक सही हैं, और उस पर रिपोर्ट बना के देती हैं। तो उस पर रिपोर्ट करती हैं और रिपोर्ट सबमिटेड टू द वोट हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। वोट हाउस ऑफ द पार्लियामेंट को सबमिट कर दी जाती हैं। स्टैंडिंग कमेटी की जो सिस्टम है वह 1993 में इस्टेब्लिश कर दी गई थी। ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ वो इतनी इम्पॉर्टेंट है कि इससे क्वेश्चंस यूपीएससी में कई बार पूछे गए हैं। अब आती है बारी यहाँ पे चौथे नंबर की। ये होती है वोटिंग ऑन डिमांड फॉर ग्रांट्स। ये चीज़ें इतनी इम्पॉर्टेंट है कि अब वोटिंग का जो नंबर आता है वो कुछ ऐसे आता है। आफ्टर रिपोर्ट ऑफ द डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी, जो रिपोर्ट वो देती है डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी, लोकसभा टेक सपोर्टिंग अप डिमांड फॉर ग्रांट्स। और लोकसभा इसमें क्या करती है? सपोर्टिंग करती है और डिमांड फॉर ग्रांट्स करती है। डिमांड्स आर प्रेजेंटेड मिनिस्ट्री वाइज। ये सभी लोग जानते हैं मिनिस्ट्री वाइज डिमांड्स प्रेजेंट करी जाती है कि क्या किस मिनिस्ट्री को कितनी चाहिए पैसे। ये सारी चीज़ें मिनिस्ट्री के हिसाब से जो डिमांड होती है वो तय करती है। डिमांड्स बिकम ए ग्रांट्स आफ्टर इट हैज़ बीन वोटेड। जैसे ही वोट होता है वो डिमांड्स ग्रांट्स में बदल जाता है। वो डिमांड्स किस में बदल जाता है? ग्रांट्स में। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये वोटिंग और डिमांड फॉर ग्रांट से क्वेश्चंस कई बार बने हैं। तो यहाँ पे 2 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्या है?
वोटिंग ऑफ डिमांड फॉर ग्रांट इज द एक्सक्लूसिव प्रिविलेजेस। जी हाँ, यह एक्सक्लूसिव प्रिविलेजेस किसका है? अब वहाँ पे मैं पहले ही आपको बता दिया कि राज्यसभा को वोटिंग राइट्स नहीं दे रखे हैं ये, और लोकसभा में वोटिंग राइट तो एक्सक्लूसिव हुआ कि नहीं, क्योंकि ये लोकसभा ही केवल इस पे वोट कर रही है। तो डिमांड फॉर ग्रांट्स इज द एक्सक्लूसिव प्रिविलेजेस ऑफ द लोकसभा, जो कि पहले ही मैं बता चुका हूँ। अब यहाँ पे वोटिंग में इट मीन्स राज्यसभा हैज नो वोटिंग पावर्स। इट्स वेरी फ्रैंक, वेरी क्लियर। तो सेकेंड वन जो आता है, वोटिंग इज कन्फाइंड टू द सिंपली अगर बात करी जाए वोटेबल पार्ट ऑफ द बजट। ये वोटेबल नहीं है, ये वोटेबल है। तो वोटेबल पार्ट ऑफ द बजट ये चीज़ें होती हैं। अब इसका क्या मतलब होगा वोटेबल पार्ट ऑफ बजट? जैसे कि एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया इज नॉट सबमिटेड टू द वोट। अब ये वोट के लिए सबमिट नहीं होती हैं। कौन? एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ये सारी चीज़ें इसमें डिस्कस हो सकती हैं। अब यहाँ पे देखते हैं, प्रत्येक जो डिमांड है वो वोटेड सेपरेटली, लोकसभा के द्वारा सेपरेटली वोटेड भी होते हैं। यहाँ पे जो भी डिमांड है प्रत्येक लोकसभा के द्वारा अलग अलग प्रकार से वोटेड होते हैं। इस समय के अनुसार दे कैन ऑल्सो मूव मोशंस। तो मोशंस भी कुछ पास किए जाते हैं। किस चीज़ के लिए? कि रिड्यूस एनी डिमांड ऑफ ग्रांट्स। सर्च मोशंस और कॉल्ड कट मोशंस। तो ऐसे मोशंस जो होते हैं, तीन प्रकार के मैं यहाँ पे मोशंस को मेंशन किया हूँ। तो पॉलिसी कट मोशन, इकोनॉमी कट मोशन और टोकन कट मोशन। तो पॉलिसी कट मोशंस क्या होता है कि यह जो भी अकाउंट होता है, पॉलिसी कट मैं यहीं पे बता दे रहा हूँ, इसकी डिटेलिंग मैं नहीं दिया हूँ, लेकिन यहीं पे आपको समझा देता हूँ। पॉलिसी कट मोशंस एक रुपए के आसपास तक इसको कट करके कर दी जाती है, यानी लगभग नील के बराबर इसको कर दी जाती है, ताकि वो जो पॉलिसी जो चीज़ें चल रही हैं उसको बंद करने का बात चल जाता है। यहाँ पे बात आती है इकोनॉमी कट मोशन। इकोनॉमी कट मोशंस क्या होता है? इकोनॉमी कट मोशंस एक प्रपोज एक्सपेंडिचर को अफेक्ट करता है और इसको क्या करता है? रिड्यूस कर देता है एक स्पेसिफिक अमाउंट। जैसे एक कुछ अमाउंट फिक्स किए, उस अमाउंट तक ये रिप्लेस करके लेके जाता है और स्पेसिफिक अमाउंट तक कट करता है। टोकन कट मोशंस ये क्या करता है? 100 रुपीज़ के आसपास बोला जाता है कि इसको कट कर दिया जाता है, जिसके हिसाब से ये टोकन कट मोशन होता है। अब ये जो तीनों मोशंस मैं आपको बताया, ये तीनों मोशंस की कुछ विशेषताएं हैं। यानी जो कट मोशंस है वह तभी एडमिसिबल होगा जब कुछ बेसिक चीज़ों को सेटिस्फाई करेगा। जैसे पहले तो यह एक डिमांड के रूप में होनी चाहिए, यह डिमांड के रूप में होनी चाहिए, केवल डिमांड के रूप में पहले। दूसरी कि क्लियरली ये बात होनी चाहिए कि इसमें क्या क्या आर्गूमेंट हैं, क्या क्या इश्यू हैं। तीसरी जो बात होनी चाहिए इसमें वह स्पेसिफिक मैटर पे होनी चाहिए कि स्पेसिफिक मैटर के लिए ये है। और चौथा जो मैटर होना चाहिए कि इट शुड नॉट रिलेट टू द मैटर दैट इट इज़ अंडर एडजुडिकेशन बाय द कोर्ट। और जुडिकेशन बाय द कोर्ट इश्यू नहीं होनी चाहिए, तभी ये चीज़ें जाके ये पास होती हैं। ये सारी चीज़ें इतनी इम्पॉर्टेंट है कि आपको तभी ये पता चलेगी कि किस हिसाब से ये सारी चीज़ें आ रही हैं। अब वन मोर थिंग यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो डिस्कशंस और वोटिंग ऑन डिमांड फॉर ग्रांट्स होता है, यह स्पीकर इस पे क्या करते हैं? अपनी फाइनल मोहर लगाते हैं और स्पीकर पुट्स ऑल द रिमेनिंग डिमांड टू वोट और डिस्पोज देम वेदर दे हैव बीन डिस्कस्ड बाय द मेंबर और नॉट, दैट इज कॉल्ड बुलेटिन। कई एग्जामों में ये क्वेश्चंस आए हैं कि बुलेटिन है क्या। अब यहाँ पे मैं जो चीज़ें बताया हूँ, मान लीजिए अगर यहाँ से यहाँ चलना है वोटिंग के लिए और यहाँ आते आते लोग थक गए, टाइम लैप्स हो रहा है, तो यहाँ पे स्पीकर क्या करेंगे कि भैया जो कुछ भी हो आपके पास, आप सबको एक ही बार देख लीजिए और तुरंत सारे चीज़ों को रख दीजिए और फाइनल एक ही बार कर दिया जाए। तो यहाँ पे सारे मेंबर मिलके यहाँ पे एक बार फाइनल कर देते हैं और स्पीकर जो हैं लोकसभा के वो यहाँ पे फाइनल टच दे देते हैं, जिसको बुलेटिन बोला जाता है। यानी उसको गला घोट दिया जाता है, बुलेटिन मतलब ये बात बोले जाए तो यहाँ पे एंडिंग की बात करी जा रही है, गला घोटने की नहीं। तो यहाँ पे फिनिश हो जाती है, जो भी प्रोसीजर है यहाँ पे फिनिश हो जाती है। ये चीज़ें आपको इम्पॉर्टेंट है, ये समझिए। अब बात आती है पांचवा का। पांचवा क्या होता है? ये पासिंग ऑफ एप्रोप्रिएशन बिल। पासिंग ऑफ एप्रोप्रिएशन बिल क्या है? यहाँ पे
जो बिल पास होगी तभी आपको एक एक्ट के रूप में चीज़ें बनती हैं, नहीं तो एप्रोप्रिएशन बिल ही रह जाएंगी और काम नहीं होगा और ये चीज़ें लटक जाएंगी। ये चीज़ें हम समझेंगे। हियर द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट नो मनी शैल बी विड्रॉन फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। कोई भी पैसे नहीं निकाले जा सकते एक्सेप्ट अंडर एप्रोप्रिएशन मेड बाय द लॉ। अब इसी में से निकलेंगे, लेकिन लॉ के अनुसार निकलेंगे तभी ये चीज़ें संभव है, बिना इसके लॉ के फॉलो किए नहीं निकल सकते। सो ऑल मनी रिक्वायर्ड टू मीट द फॉलोइंग थिंग्स। सारी चीज़ों को अगर मनी के रूप में देखा जाए तो ये पहला जो बात करेंगे हम यो ग्रांट्स वोटेड बाय द लोकसभा। ग्रांट्स वोटेड बाय द लोकसभा की ग्रांट्स जो होते हैं वो लोकसभा में वोट कर दिए जाते हैं। और दूसरा जो है एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो जो एक्सपेंडिचर होगा वो कहाँ से चार्ज किया जाता है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। और एक चीज़ और इसमें बहुत महत्वपूर्ण है कि नो सच अमेंडमेंट कैन बी प्रपोज्ड टू द एप्रोप्रिएशन बिल इन ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। अगर एप्रोप्रिएशन बिल है तो आपको इसमें कोई भी अमेंडमेंट प्रपोजल आप इसमें डाल ही नहीं सकते। यह केवल एप्रोप्रिएशंस के लिए है तो उसी के लिए ये इस्तेमाल में आएगा। दस एप्रोप्रिएशन बिल बिकम्स एप्रोप्रिएशन एक्ट, जो कि मैं पहले बताया। और आफ्टर इट इज असेंटेड बाय द प्रेसिडेंट। जब प्रेसिडेंट लास्ट में एसेंट देते हैं, मंजूरी देते हैं, तो ये क्या बनती है? एप्रोप्रिएशन एक्ट बन जाती है और ये पास करने के प्रोसीजर पे पहुंचती है। नाउ दिस एक्ट एथोराइजेज द पेमेंट फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। और ये एथोराइज हो जाती है कि हाँ पैसे आप अब निकालेंगे, इसी में से कितना कितना पैसे किस किस मिनिस्ट्री को जाएगी, किस स्कीम पे जाएगी, किस सेक्टर को जाएगी, किस स्टेट को कैसे कैसे क्या जाएगी। जो बजट में प्रावधान है उसके अनुसार सारी चीज़ें यहाँ तक चलेंगी। It means that government cannot withdraw money from the consolidated fund of India till the enactment of the appropriation bill। तो मैं पहले बताया appropriation bill जब बना उसके बाद अगर गवर्नमेंट का ऐसे प्रेसिडेंट का एसेंट हुआ तब जाकर ये एक्ट बना, जिसके कारण अब यहाँ से पैसे निकल सकते हैं, नहीं तो इसमें बहुत सारी दिक्कतें हैं। अब एक टर्म है वोट ऑन अकाउंट। तो वोट ऑन अकाउंट को हम यहाँ पे समझेंगे। दिस प्रोसेस टेक टाइम यूजुअली गोज ऑन टिल द एंड ऑफ अप्रैल। अप्रैल तक ये चीज़ें चलती आती हैं। कैसे? लंबे समय से ये चीज़ें चलती हैं और एंड ऑफ अप्रैल तक ये प्रोसीजर चलता रहता है, क्योंकि ये एक कई प्रोसेस से गुजरने वाला चीज़ है। स्टैंडिंग कमेटी ही कितनी टाइम ले लेंगी अपनी, तो जाहिर सी बात है हर प्रोसेस पे इसको टाइम लग रहा है। तो ये क्या करेंगी? अगर बीच में पैसे की ज़रूरत होगा तो वो कैसे करेगी? तो गवर्नमेंट अगर पैसे की उसको ज़रूरत पड़ रही है तो जाहिर सी बात है वह बीच में 31 ऑफ मार्च से पहले निकाल नहीं सकती। लेकिन ऐसा एग्जीक्यूटिव प्रावधान है कॉन्स्टिट्यूशंस में कि कॉन्स्टिट्यूशन हैज एथोराइज द लोकसभा को यह चीज़ें दी गई हैं कि वह ग्रांट इन एडवांस ले सकता है एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर के रूप में, जो कि पेंडिंग है तो वो ले सकता है। और कंप्लीशन ऑफ द वोटिंग ऑफ द डिमांड फॉर ग्रांट्स इनेक्टमेंट ऑफ प्रिपरेशन मीन ऑफ द प्रोविजन इज नोन एज वोट ऑन अकाउंट। जो ये पेंडिंग रह जाता है एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर पे वोट ऑन अकाउंट, वोट ऑफ द डिमांड्स, यह वोट ऑन अकाउंट के रूप में जाना जाता है। क्यों? क्योंकि पहले तो पैसा ले लिया गया और बाद में इस पे चीज़ें हो जाती हैं जो आपके होने रहता है। क्यों? क्योंकि 31 मार्च से पहले ही अगर यहाँ पे चीज़ें हो रही हैं तो वो आवश्यकता है, वो गवर्नमेंट और देश की आवश्यकता है, इसलिए वो चीज़ें हो जाती हैं। तो ये वोट ऑन अकाउंट प्रोसीजर है। कितने सारे लोगों को वोट ऑन अकाउंट नहीं मालूम होगा, ये चीज़ें आप यहाँ पे क्लियर समझ लीजिए। पासिंग ऑफ फिनांस बिल यहाँ पे हम देखेंगे। तो फिनांस बिल इंट्रोड्यूस्ड टू गिव इफेक्ट टू द फिनेंशियल प्रपोजल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को प्रपोजल के रूप में दी जाती है। इट इज़ सब्जेक्टेड टू ऑल द कंडीशंस और एप्लीकेबल टू द मनी बिल। मनी बिल के रूप में इसको देखा जाता है, जो कि फिनांस बिल पास किया जाता है लास्ट में। अनलाइक द अप्रोप्रिएशन बिल, अमेंडमेंट कैन बी मूव्ड। देखिए यहाँ पे अमेंडमेंट कैन बी मूव्ड इन केस ऑफ फिनांस बिल लाइक रिजेक्ट और रिड्यूसिंग टैक्स। जो भी रिजेक्ट करना हो, चीज़ों को रिड्यूस करना हो, टैक्सेस को, तो यहाँ पे इस बिल में कर सकते हैं। ये अप्रोप्रिएशन बिल की तरह नहीं है। फिनांस बिल जो है इसमें चीज़ें हो सकती हैं लेकिन अप्रोप्रिएशन बिल में नहीं हो सकती। ये यहाँ पे डिफरेंसेज है, वो मैं आपको यहाँ पे बताया हूँ।
तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग पूरा एकेडमी।